नीड स्टडी ट्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेक पेपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अगले वीडियो में इसमें जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का वीडियो में जल्द से जल्द लाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसमें देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक पेपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो क्वेश्चन को देखो कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो आपका एग्जाम होगा ना, क्वेश्चन पेपर जो रहेगा इंग्लिश में आएगा। अभी तक जितना भी सेक पेपर का एग्जाम हुआ है केवल डिसास्टर मैनेजमेंट को छोड़ करके सभी पेपर का एग्जाम इंग्लिश में आया है। ठीक है, तो आपका इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप हिंदी में आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है। ग्रुप ए जो रहेगा, ग्रुप ए में आपका 5 प्रश्न रहेगा, 5 प्रश्न एक अंक का होगा, जिसका उत्तर आपको एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में देना होगा। क्वेश्चन देखो आप लोग यहाँ पर किस तरह से पूछा गया है। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो इसके बारे में आप लोग एक सेंटेंस में आसानी से लिख सकते हो। दूसरा है डिफाइन इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होता है, इनको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है। देखो आप लोग फर्स्ट दिया हुआ है UNFCC, यानी UNFCC का फुल फॉर्म बताना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट दिया हुआ है COP का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी जो COP है यह UNFCC का निर्णय लेने वाली एक मुख्य संस्था है। तो COP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट दिया हुआ है IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC का फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 5-5 अंक का रहेगा। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें पूछा गया है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं या घटक होते हैं, इनको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर जो 3 है यह भी 5 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स टू हेल्थ एंड एजुकेशन। जो स्वास्थ्य और जो शिक्षा होती है इनकी मानवाधिकार क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा मानवाधिकार क्या है, इनके बारे में बताना है। ग्रुप बी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको क्या करना है, 4 प्रश्न का उत्तर देना है। चारों प्रश्न 15-15 अंक का रहेगा। क्वेश्चन देखो आप लोग यहाँ पर, डिस्कस द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको बताना है कि जो हायर एजुकेशन है इसमें सतत विकास का क्या रोल है, क्या भूमिका है, इनको बताना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड पीपुल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। यहाँ देखो अच्छी तरह से आप पहले देख लो क्वेश्चन को, 5 नंबर वाला समझो। डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय गवर्नमेंट एंड पीपुल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास के लिए जो सरकार है, जो लोग हैं, उनके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, कौन कौन सी भी चुनौतियां का सामना कर रही है, इनको बताना है। और साथ ही साथ बताना है कि जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज होता है, सतत संसाधन होता है, क्या होता है, इनको देखना है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स टू हेल्थ एंड एजुकेशन। अभी मैंने बताया कि यह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, यानी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में था कि स्वास्थ्य और शिक्षा मानवाधिकार क्या है, उनके बारे में बताना है। डिस्कस द चैलेंजेज ऑफ हेल्थ कवरेज इन लो इनकम कंट्रीज, यानी जहाँ पर कम पैसा वाला जो देश है वहाँ पर स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, वहाँ पर स्वास्थ्य की क्या चुनौतियाँ हैं, इनके बारे में देखना है। तो क्वेश्चन क्या है मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य और मानवाधिकार क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा मानवाधिकार क्या है। जो निम्न देश है, जहाँ पर बहुत ही गरीब देश है, जहाँ पर पैसा बहुत कम है, वहाँ पर स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, उनके लिए क्या चुनौतियाँ हैं, इनको देखना है। 7 नंबर का प्रश्न है हाउ डू डिपार्टमेंट एंड एजेंसी कंट्रीब्यूट इम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाउ डू डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज, यानी जो विभाग होती है, जो एजेंसियां होती है, ठीक है, द गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, जो मतलब सरकारी सतत विकास की रणनीतियां होती है, वहां पर विभाग और एजेंसियां की क्या भूमिका होती है, इनको देखना है। 8 नंबर के यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है डिस्कस द नीड ऑफ सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट, यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जो सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट है इसकी क्या आवश्यकता है, कि क्या नीड है इसका, इसको बताना है। कैसे बताना है, गिविंग एग्जाम्पल्स फॉर सम सिटीज इन कोस्टल एंड माउंटेन्स एरिया, यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जो कोस्टल एरिया होता है, जो माउंटेन्स एरिया होता है, यहाँ पर जो भी क्षेत्र होते हैं, कोस्टल यानी तटीय और माउंटेन्स यानी पर्वतीय, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ शहरों का उदाहरण देते हुए सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट की आवश्यकता को बताना है, सतत क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो,
9 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक्सप्लेन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सरकार है, ठीक है, सरकार ने सतत विकास के लिए कौन कौन सी नीतियाँ लाई है, उनके द्वारा क्या क्या प्रोग्राम अपनाए गए हैं उनको बताना है, ठीक है, सतत विकास के लिए। 10वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग, ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फ्लोइंग, किसी दो पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला दिया हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दूसरा है एजेंडा 21 जो 1992 में लागू हुआ था। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बायोडिवर्सिटी वाला, देखो यहाँ चित्र से। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है बायोडिवर्सिटी लॉस एंड इलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी जैव विविधता ह्रास क्या है और पारिस्थितिकी असंतुलन के बारे में देखना है। डी नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है पॉवर्टी एंड डिसीजेज, यानी कि गरीबी और बीमारी क्या होता है, इनको देखना है। तो इसी टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न आपको देना है सतत विकास में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, सतत विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें। तो मोस्ट वीवीआई लिख लीजिए, एकदम ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सतत विकास में उच्च शिक्षा की क्या भूमिका होती है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट देना है। विकास करने का वैसा तरीका जिसमें पर्यावरण को कोई क्षति ना हो, विकास करने का वर्तमान तरीका बनाए रखा जा सके तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा रहे, सतत विकास कहलाता है। तो सतत विकास समझाने की जरूरत नहीं है, वैसा विकास जिसमें क्या है, वर्तमान में विकास की गति बना रहे, जो पर्यावरण है उसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और जो कुछ संसाधन है वह भविष्य के लिए भी रहे, यही सतत विकास कहलाता है। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है पर्यावरण, ठीक है, इसमें पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास तीनों का संतुलन शामिल होता है। उच्च शिक्षा की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन चीज़ों के विकास के लिए, सतत विकास को बनाए रखने के लिए जो उच्च शिक्षा होता है इम्पोर्टेंट है। यदि उच्च शिक्षा नहीं होगा तो सतत विकास लगभग संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है सतत विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका। तो क्या क्या भूमिका है यहाँ पर आप लोग देखिए। पहला है जागरूकता का प्रसार। जागरूकता प्रसार करने का मतलब क्या है, उच्च शिक्षा संस्थान युवाओं में पर्यावरण चेतना, संसाधनों की बचत और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। यानी आप लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट कर लिए हैं, आगे की पढ़ाई और करेंगे, तो आप लोग जब पढ़ाई करेंगे तो हम लोग पर्यावरण के प्रति कहीं ना कहीं जागरूक होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वे भी पर्यावरण को नहीं मानते हैं, पर्यावरण का संरक्षण नहीं करते हैं। लेकिन जो उच्च शिक्षा होता है लोगों को क्या करता है, जागरूक करता है सतत विकास के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है नई तकनीक विकास। तो नई तकनीक विकास क्या होता है, एकदम सिंपल है। यहाँ पर आप लोग देखिए, उच्च शिक्षा के माध्यम से कई नई तकनीक विकसित किए जा सकते हैं जो सतत विकास में योगदान दे सकता है। स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण, हरित प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में इससे सुधार होता है। यहाँ हम लोग फिर से समझते हैं, जो उच्च शिक्षा है इसके द्वारा हम लोग नई नई तकनीक विकसित कर सकते हैं। जो नई नई तकनीक होगा या पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएगा, यानी जो सतत विकास है उसको मतलब योगदान देगा, उसमें अपना योगदान देगा। उदाहरण के तौर पर आज क्या है, बहुत सारे मोटरसाइकिल निकल गया है जो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, उससे अब धुआं नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर्यावरण को क्या है, जो नुकसान पहुँचता था अब नुकसान नहीं पहुँच रहा है। तो यदि हम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, उच्च शिक्षा हमारे पास होगा तो तकनीकों के द्वारा हम पर्यावरण में सुधार ला सकते हैं। तो उच्च शिक्षा क्या करता है, नई तकनीक विकसित करता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है नीति निर्माण में योगदान। देखिए मैं जितना भी बता रहा हूँ केवल सुन लीजिए, एग्जाम में आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो अगला क्या है, नीति निर्माण में योगदान। तो जो उच्च शिक्षा है नीति निर्माण में योगदान देता है, ठीक है। यहाँ देखिए, उच्च शिक्षित विशेषज्ञ सतत विकास हेतु नीति निर्धारण और योजनाओं के निर्माण में सरकार को सहयोग देते हैं। यानी कि उच्च शिक्षा रहेगा तो आपको अच्छी जानकारी मिल गया, कोई विशेषज्ञ बन जाते हैं, यानी कि उनके बारे में जानकारी ज़्यादा नॉलेज होता है। तो हम लोग सतत विकास के बारे में अच्छे अच्छे क्या कर सकते हैं, नीति निर्माण कर सकते हैं जो पूरे समाज के लिए कल्याण होगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगला देखिए, समाज में नेतृत्व निर्माण। तो समाज में नेतृत्व निर्माण क्या करता है, यहाँ पर आप लोग देखो, उच्च शिक्षा समाज में ऐसे नेतृत्व को तैयार करते हैं जो सतत विकास के सिद्धांतों को अपनाकर सामाजिक बदलाव लाते हैं। यानी कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, सभी कोई नहीं, कोई कोई पढ़े लिखे जो होते हैं वही समाज के प्रति सोचते हैं, सब कोई नहीं सोचते हैं। तो आपको मतलब जो उच्च शिक्षा रहेगा समाज के प्रति क्या करेगा, जागरूक करेगा, जो सतत विकास में योगदान देगा। नेक्स्ट देखिए आगे, नेतृत्व का विकास। नेतृत्व का विकास कैसे करता है, यहाँ हम लोग देखते हैं, उच्च शिक्षा ऐसे युवा नेतृत्व को तैयार करते हैं जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। यानी उच्च शिक्षा क्या करेगा, आपका नेतृत्व का विकास करेगा और समाज जो है उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और समाज के विकास में, पर्यावरण के योगदान में मतलब वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला देखिए, एसडीजीसी के समर्थन में शिक्षा।
तो इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ SDC, एस क्या है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसको देखिए, उच्च शिक्षा सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है, जैसे गरीबी, सामाजिक भेदभाव, पर्यावरण संरक्षण आदि। यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स है, जो उसका लक्ष्य है, ठीक है, क्या लक्ष्य है, कोई भी गरीबी ना हो, सामाजिक भेदभाव नहीं हो और पर्यावरण जो संरक्षण है वह बना रहे। तो ये सभी तभी संभव होगा जब क्या है, जब लोग पढ़े लिखे होंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा मिला हुआ होगा, ठीक है। तो यही सभी उच्च शिक्षा क्या करता है, सतत विकास में इस टाइप से योगदान देता है। तो इनको समझ गए होंगे। अगला देखिए आप लोग, निष्कर्ष देना आपको। तो निष्कर्ष में आप लोगों को लिखना है, सतत विकास का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब उच्च शिक्षा संस्थान पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक संतुलन की दिशा में छात्रों को तैयार करेंगे और समाज का मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। यानी कि सतत विकास का लक्ष्य तभी मतलब साकार हो पाएगा। बहुत सारे लक्ष्य है, लगभग 17 लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। कितना तक, 2030 तक 17 लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इस वीडियो में हम लोग 4 से 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार आपको सभी प्रश्नों को देख लेना है। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, इसके कौन कौन से कारण है और इसके चलते क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसको बताना है। तो चलते हम लोग आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में जानते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते हैं। तो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज का अर्थ है पृथ्वी के तापमान, वर्षा और जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जलवायु परिवर्तन मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारणों से होता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर फिर से बताता हूँ। पृथ्वी का जो तापमान है, ठीक है, जब इसमें वृद्धि हो जाएगा, कहीं अधिक वर्षा होने लगता है तो कहीं कम पानी पड़ने लगता है, और साथ ही साथ जो जलवायु होता है किसी देश का, उसमें काफ़ी लंबे समय तक परिवर्तित हो जाता है। इसी को ही जलवायु परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के लिए मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारण मतलब उत्तरदायी होते हैं। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से कारण है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण। तो चलते हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से कारण है। पहला आपको देना है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CH4, मीथेन, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसें औद्योगिकरण और ऊर्जा उत्पादन से अधिक बढ़ रही है। फिर से हम लोग समझते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के चलते जलवायु परिवर्तन होता है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 और N2O यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी गैसें शामिल है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे गैसें हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, ये सभी गैसें क्या करता है, सूर्य का प्रकाश का अत्यधिक अवशोषण करता है और इससे क्या होता है, पृथ्वी का गर्मी बढ़ने लगता है और जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है, ठीक है। इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, दूसरा पॉइंट है जीवाश्म ईंधन का उपयोग। कोयला, पेट्रोलियम और गैस पर निर्भरता से कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है। देखिए, जो जीवाश्म ईंधन होता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक धुआं पैदा करता है, ठीक है, और प्रदूषण भी फैलाता है। तो इसके चलते क्या होता है, जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है, ठीक है। इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है वनों की कटाई। वनों की कटाई को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो जब हम लोग वनों की कटाई करेंगे तो इससे कार्बन की मात्रा, ठीक है, कार्बन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने लगता है। जो कार्बन फैल रहा है, ठीक है, वह बढ़ते जाता है, इसको रोक नहीं पाता है। आप लोगों को पता होगा कि जो पेड़ पौधा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो जब पेड़ पौधा रहबे नहीं करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगा, पृथ्वी पर बढ़ जाएगा। इससे जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या था, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण में क्या है, तो रासायनिक उद्योग और अपशिष्ट जो होता है, इसके चलते भी जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कृषि और पशुपालन। कृषि करने से बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। तो इससे जो होता है ना, मीथेन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो इसके चलते यह जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है, ओजोन परत को भी प्रभावित करता है। तो कृषि और पशुपालन भी क्या करता है, जलवायु परिवर्तन में अपना सहयोग देता है। तो ये सभी कारण थे, इसको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है जलवायु परिवर्तन प्रभाव या परिणाम। मतलब जलवायु परिवर्तन के, क्लाइमेट चेंज के कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं और इसका क्या परिणाम निकल करके आता है। तो चलते हम लोग देखते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है वैश्विक तापन, जिसको इंग्लिश में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वैश्विक तापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, वैश्विक तापन या उष्मीय तापन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। फिर से हम लोग यहाँ पर समझते हैं, वैश्विक तापन को बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उष्मीय तापन हो गया, वैश्विक उष्मीय तापन हो गया, भूमंडलीय तापन हो गया, ठीक है। तो ये सभी वैश्विक तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग के अन्य नाम है।
तो क्या होता है, देखिए अभी वर्तमान समय में पृथ्वी का जो तापमान है, ठीक है, औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अभी जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, इसके चलते क्या है, लगातार गर्मी बढ़ रहा है। तो लगातार गर्मी बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है। इसको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो वैश्विक तापमान क्या करता है, जलवायु परिवर्तन करता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला यहाँ पर दिया हुआ है समुद्र स्तर में वृद्धि। मतलब जलवायु परिवर्तन होगा तो जो बर्फ होंगे, ठीक है, गर्मी के कारण बड़े बड़े जो हिमखंड है वे पिघलने लगते हैं, और इससे जो समुद्री तट है इस पर बहुत क्या हो जाएगा, जो समुद्री तट होगा वहाँ पर पानी भर जाएगा, तो समुद्री तटों पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है कृषि पर असर। जलवायु परिवर्तन के कारण जहाँ पहले अत्यधिक कृषि हो रहा था वहाँ पर कृषि नहीं होगा, जहाँ पहले सही मात्रा में बारिश हो रहा था वहाँ पर कभी बाढ़ आ जाएगा तो कभी सूखा पड़ जाएगा। जैसे पंजाब में, ठीक है, अभी पूरा पंजाब क्या हुआ है, पूरा बाढ़ से एकदम, मतलब पूरा पंजाब ही डूब गया है। तो क्यों, जलवायु परिवर्तन के कारण। एक तरह से हम लोग कर सकते हैं पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हुआ, तो आज वह पर्यावरण हम लोगों के साथ धोखा दे रहा है, ठीक है, अपना बदला ले रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर असर पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है जैव विविधता में कमी। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे, अब वहाँ पर बारिश नहीं होने लगा, पानी की कमी हो गया, तो वहाँ पर जो भी जीव जंतु थे क्या हो गए, प्रभावित हो गए। तो जैव विविधता में भी कमी आता है जलवायु परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखिए, पांचवा पॉइंट यहाँ पर आपका दिया हुआ है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन होगा तो पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी पड़ेगा, इससे क्या होगा, हमारे में बहुत सारी बीमारी उत्पन्न होने लगेगा, कुपोषण की समस्या आ जाएगा, और भी बहुत सारे समस्या आ जाएगा, ठीक है। तो मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है आर्थिक नुकसान। यहाँ देखिए, अवसंरचना, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में भारी हानि। मतलब जो भी हमारी अवसंरचना है, जो भी हमारे मकान है, ठीक है, जो भी हमारे भवन है, बाढ़ कहीं आ जाएगा, कहीं सूखा पड़ जाएगा, कहीं भूकंप आ जाएगा, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये सभी अवसंरचना ध्वस्त हो जाएंगे, कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ेगा। तो इससे आर्थिक नुकसान होता है, नुकसान होगा, आर्थिक परिणाम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अंत में आपको क्या लिख देना है, निष्कर्ष लिख देना है। तो इसको हम लोग समझते हैं, जलवायु परिवर्तन मानव अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती है। इसके समाधान हेतु सतत विकास नीतियाँ, कार्बन उत्सर्जन में कमी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन क्या करता है, मानव अस्तित्व के लिए खतरा है। यदि जलवायु परिवर्तन हो जाएगा तो मानव कहीं भी ढंग से नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सतत विकास की नीतियों को अपनाना पड़ेगा। जो कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई लगातार चल रहा है, इसमें हम लोगों को बदलाव करना पड़ेगा। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें योजनाएं बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग निष्कर्ष में लिख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला पॉइंट आपको देना है, मतलब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु अनुकूलन और समन रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। मतलब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण हो रहा है, इसको निपटने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हम लोग अपना सकते हैं, कौन कौन सी रणनीतियाँ अपना सकते हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके, इन समस्याओं को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो इसी को आपको लिखना है। तो फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, परिचय थोड़ा सा लिखना है। यहाँ पर आप लोग देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव वैश्विक स्तर पर दिखाई देने लगे हैं। इससे निपटने के लिए दो प्रमुख उपाय अपनाए जाते हैं। पहला है अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, और दूसरा समन यानी कि मिटिगेशन। यहाँ पर हम लोग फिर से समझते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए दो उपाय अपनाए जा सकते हैं इससे निपटने के लिए। पहला अनुकूलन कहने का मतलब की है, मतलब जो जलवायु है इसके अनुकूल हमें काम करना पड़ेगा ताकि वह परिवर्तित ना हो। दूसरा है समन, मतलब कि इसमें क्या है, आपको योजना बनाना पड़ेगा, इसके क्या होगा, ठीक है, रणनीतियाँ अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी अनुकूलन और समन रणनीतियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन रणनीतियाँ। मतलब जलवायु परिवर्तन की अनुकूलन रणनीतियाँ कौन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनुकूलन को समझ लेते हैं। अनुकूलन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने और हानि को कम करने के उपाय। मतलब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके प्रभाव को कैसे सहा जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, इसी को अनुकूलन रणनीतियाँ कहा जाता है। तो चलते हम लोग देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से रणनीतियों को अपनाना है आपको। पहला है कृषि में बदलाव, फसल चक्र और जलवायु अनुकूल बीजों का प्रयोग करना है। मतलब कृषि में हमें बदलाव करना पड़ेगा। अभी जहाँ पर रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, हमें जैविक खेती पर बढ़ावा देना पड़ेगा। हमें ऐसे फसल चक्र अपनाना है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। साथ ही साथ जो अनुकूल जलवायु है, इसी के हिसाब से हमें जो भी बीज हैं, जो भी फसल है, हमें उन सभी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमें बदलाव लाना है, ज़बरदस्ती हमें फसल नहीं करना है। मतलब क्या होता है, धान की उपज कम होना चाहिए, वहाँ पर आज अधिक मात्रा
मात्रा में हो रहा है, मतलब हम जलवायु के खिलाफ चले जाते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। जैविक खेती पर हमें जोर देना है। नेक्स्ट देखिए, जल प्रबंधन, मतलब जो भी जल प्रबंधन होता है जिससे वर्षा का जल बर्बाद हो जाता है, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, तालाब बनाना, डैम बनाना है और पानी को कहीं हमें मतलब सुरक्षित करके रखना है। साथ ही और भी जो सिंचाई की प्रणाली है इन सभी को हमें मतलब बढ़ावा देना है। ठीक है, तो जल प्रबंधन पर हमें जोर देना होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट आपका है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन करने का मतलब क्या है, जो भी पर्यावरण घटनाएं होती है उससे संबंधित हमें पहले ही सुरक्षित रहना पड़ेगा। जैसे बाढ़ आ गया तो इससे संबंधित हमें जो भी सामान है इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे, आपदा प्रबंधन पर आपको जोर देना है। तो यह था तीसरा पॉइंट। ठीक है, अनुकूलन रणनीतियां का। नेक्स्ट देखिए, चौथा पॉइंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है स्वास्थ्य सुरक्षा, नई बीमारियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। मतलब जो आजकल नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नई नई स्वास्थ्य सुविधाओं को हमें मतलब व्यवस्था करना पड़ेगा, इस पर हमें जोर देना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है आपका सामुदायिक भागीदारी। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, कहीं पर वृक्षारोपण हो रहा है, कहीं पर वृक्ष लगाया जा रहा है, कहीं पर पेड़ लगाया जा रहा है, तो आपको जितने भी स्थानीय लोग हैं, ठीक है, जो भी समुदाय के वहाँ पर आसपास के लोग हैं, सभी को मिल करके उसका संरक्षण करना है। और जब तक वह पेड़ ना बन जाए तब तक उस पर मतलब हमें क्या करना है, अपने भागीदारी को निभाना है, उसमें सहयोग देना है। तभी क्या हो सकता है, जलवायु परिवर्तन की जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। 5 पॉइंट था अनुकूलन रणनीतियां का, 5 पॉइंट जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन रणनीतियां का 5 पॉइंट हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट आपको देना है समन मिटिगेशन रणनीतियां। तो इसको हम लोग देखते हैं, समन योजनाएं कौन कौन सी होती है जलवायु परिवर्तन के। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, समन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और दीर्घकालिक समाधान करने के उपाय। समन कहने का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है इसको कम कैसे किया जा सके। ठीक है, कौन कौन से तरीकों से कम किया जा सके, साथ ही साथ इसको लंबे समय तक इसका समाधान कैसे किया जा सके, इसी का मतलब समन होता है। तो देखते हैं हम लोग इसको। पहला पॉइंट आपका है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग। नवीकरणीय ऊर्जा में बहुत सारी ऊर्जा होता है, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इस प्रकार से बहुत सारे नवीकरणीय ऊर्जा है जिससे पर्यावरण पर प्रदूषण नहीं फैलता है। साथ ही साथ इसकी मात्रा पृथ्वी पर बहुत है। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा पर हम जब भी जोर देंगे तो जो भी जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हो रही है धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है ऊर्जा दक्षता। तो इसको हम लोग समझते हैं एलईडी इलेक्ट्रॉनिक वाहन ऊर्जा बचत तकनीकी। मतलब हमें क्या करना है, ऊर्जा को बचाना पड़ेगा। जैसे एलईडी करने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी बिजली वाला सामान होता है इसको हम लोग उपयोग करना पड़ेगा। एलईडी मतलब जो बल्ब है, ठीक है, बिजली एक तरह से उपयोग करते हैं, तो जितना उपयोग है उतना ही उपयोग करिए। इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का मतलब है कि इससे पर्यावरण पर प्रदूषण नहीं फैलेगा, साथ ही साथ ऊर्जा का बचत होगा और नई नई तकनीकों को हमें अपनाना है। ठीक है, तो आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ गए हैं, तो हमें मतलब इतना प्रयास करना है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन है ट्राई करने का कोशिश करना है, बाकी तो संभव तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन टैक्स और ट्रेवल परमिट्स, उत्सर्जन पर नियंत्रण। तो कार्बन टैक्स और ट्रेवल परमिट्स क्या होता है, मतलब जो भी देशों में कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग नियंत्रण करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, चौथा पॉइंट यहाँ पर वन संरक्षण और नवीकरणीय। तो देखिए, वन संरक्षण करना पड़ेगा, पेड़ भले नहीं लगाइए लेकिन जो आसपास का वन है ना उसको ट्राई कीजिए कि मत काटिए। ठीक है, अपने आप पर्यावरण वहाँ पर सुधर जाएगा। इसको समझ गए होंगे, क्या करना है, हमें वनों का संरक्षण करना है और वनीकरण करना है, यानी कि पेड़ों को लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। इसमें हम लोग लिखेंगे अनुकूलन और समन ये दोनों रणनीतियाँ अपनाना अनिवार्य है ताकि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावी सामना किया जा सके। तो जो भी समन और अनुकूलन रणनीतियाँ मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप लोग जो भी जाने, इसको जब हम लोग अपनाएंगे, इसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे, तभी जलवायु परिवर्तन की समस्या कम हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो चलते हम लोग समझते हैं सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के बीच क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हेडिंग आपको देना है सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा जा रहा था। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग दे देंगे यहाँ पर सतत विकास और जो भी क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, यही हेडिंग हम लोग देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सभी कोई स्टूडेंट सतत विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप लोग लिख ही लेंगे। यहाँ पर फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, विकास करने का वैसा तरीका जिसमें पर्यावरण को कोई क्षति ना हो, विकास करने का वर्तमान तरीका बनाए रखा जा सके, साथ ही साथ भविष्य में भी संसाधन बचा रहे ताकि जो हमारे पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन सुरक्षित रहे, वे भी अपना विकास कर सके, सतत विकास कहलाता है। इसका संबंध आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन से है।
तो सतत विकास आप लोग समझ गए होंगे, हमें इस तरह से विकास करना है जिससे वर्तमान तरीका भी बचा रहे, पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, साथ ही साथ जो हमारे पीढ़ी आएंगे उसके लिए भी संसाधन रहेगा और वे लोग भी अपने लिए मतलब विकास करेंगे। तो यही सतत विकास कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, वनों की कटाई और अत्यधिक औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न पर्यावरण संकट से है। दोनों के बीच काफ़ी गहरा संबंध है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन को समझ लिया कि इनके बीच क्या संबंध है। सतत विकास आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पर जोर दे रहा था, वहीं जो जलवायु परिवर्तन है पर्यावरण में किस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं समझते हैं दोनों में क्या संबंध है, किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से संबंधित है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे यहाँ पर एक दूसरे पर निर्भरता। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सतत विकास की आवश्यकता होती है और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु परिवर्तन को कम करना आवश्यक है। फिर से हम लोग समझते हैं। देखिए जो जलवायु परिवर्तन है यहाँ पर जो भी इसके कारण है इसको कैसे कम किया जा सकता है, तो सतत विकास को हम लोग अपना करके जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं। लेकिन जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं, तो इसको भी हम लोग तभी पूरा कर सकते हैं जब जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल किया जाएगा। तो एक दूसरे से दोनों क्या हो गया, रिलेटेड हो गया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन होगा तो सतत विकास नहीं चलेगा और सतत विकास नहीं रहेगा तो जलवायु परिवर्तन एकदम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। इसको देखिए आप लोग, देखो यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन है प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और वनों की कटाई को बढ़ाता है, वहीं सतत विकास संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल देता है। इसको फिर से आप लोग एक बार समझिए। देखिए जो जलवायु परिवर्तन है ये क्या करता है, जो भी संसाधन है इसका अत्यधिक दोहन जब किया जाता है तो जलवायु परिवर्तन होता है। साथ ही साथ जो सतत विकास है, जो भी हमारे आसपास पर्यावरण में संसाधन उपलब्ध है इसका विवेकपूर्ण उपयोग बताता है कि कैसे उपयोग किया जा सके ताकि संपूर्ण समाज का अच्छी तरह से विकास हो सके और पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। तो जो प्राकृतिक संसाधन होता है सतत विकास इसके संरक्षण पर जोर देता है, वहीं जलवायु परिवर्तन इसके विनाश पर जोर देता है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो आप लोग, पॉइंट आपको देना है ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन। इसको समझो आप लोग। जीवाश्म ईंधन आधारित विकास से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ता है, जबकि सतत विकास स्वच्छ ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इसको आप लोग समझो। देखो जो जीवाश्म ईंधन है ना, जीवाश्म ईंधन का जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो इनके चलते वायुमंडल में, पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इससे जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ता है। लेकिन जो सतत विकास है ना, यह क्या कहता है कि आप लोग जीवाश्म ईंधन का प्रयोग मत करो, कम से कम करो, और जो स्वच्छ ऊर्जा है जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, इन सभी का प्रयोग करो ताकि क्या हो, पर्यावरण प्रदूषण कम हो। फोर्थ पॉइंट आपका है आर्थिक और सामाजिक विकास। तो देखते हैं हम लोग इसको। जलवायु परिवर्तन से गरीब और पिछड़े समाज अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जबकि सतत विकास सभी को साथ लेकर के चलता है। जब भी जलवायु परिवर्तन होगा इससे जो भी गरीब और पिछड़े वर्ग होंगे इसको ज़्यादा नुकसान होता है। जो भी छोटे वर्ग होते हैं, जैसे हम लोग किसी प्रकार से अपना दैनिक जीवन अपना मजदूरी करके यापन कर रहे हैं और यहाँ वहाँ से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जब भी जलवायु परिवर्तन होगा तो भूखमरी की स्थिति आ जाता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण गरीब और पिछड़े वर्ग होंगे, ये ज़्यादा प्रभावित होगा। जबकि जो सतत विकास है सभी को साथ लेकर के चलता है। इस प्रकार से विकास करो कि सभी का विकास हो, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पांचवा पॉइंट आपका है स्वास्थ्य और जीवन स्तर। जलवायु परिवर्तन के कारण ताप वृद्धि और प्रदूषण से रोग फैलते हैं, वहीं सतत विकास स्वस्थ पर्यावरण और स्वच्छ जल हवा सुनिश्चित करता है। जब भी जलवायु परिवर्तन होगा यह क्या करेगा, हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देगा, प्रदूषण फैलने लगेगा, इससे रोग भी फैलेगा। लेकिन जो सतत विकास है यह स्वस्थ पर्यावरण की ओर बढ़ावा देता है, जैसे स्वच्छ जल हो गया, हवा हो गया, ये सभी को ये सुनिश्चित करता है। तो स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर भी सतत विकास और जलवायु का मतलब काफ़ी संबंध है। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और संयुक्त राष्ट्र के SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, ये भी जो भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है सभी को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ये सभी जो होते हैं समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को एक साथ लाता है और जलवायु परिवर्तन के जो भी मतलब कारण है इसको कंट्रोल करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी सतत विकास और जलवायु परिवर्तन क्या करता है, एक साथ लाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। तो चलते हम लोग समझते हैं निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए संक्षेप में जलवायु परिवर्तन सतत विकास के लिए एक बड़ा खतरा है, जबकि सतत विकास जलवायु परिवर्तन
संरक्षण की समस्या को कम करके एक अस्थायी भविष्य सुनिश्चित करने में मदद करती है। तो देखो, जलवायु परिवर्तन होगा ना तो सतत विकास का कोई भी काम नहीं हो सकेगा, जबकि जो सतत विकास है यह जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है और एक अच्छा भविष्य हो सके, ठीक है, आ सके और अच्छा हम लोग अपना जीवन यापन कर सके, ऐसा समस्या को वह समाधान करता है। तो जलवायु परिवर्तन और सतत विकास दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते की समीक्षा कीजिए। तो जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के लिए कौन कौन से समझौते किए गए हैं उनको बताना है। तो जो यह प्रश्न आपको दिख रहा है इस तरह से भी पूछा जा सकता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए गए हैं, कौन कौन से समझौते हुए हैं उसको बताएं। तो इन दोनों में से जो भी प्रश्न आएगा, ठीक है, इसका आंसर आपको सेम लिखना है, इसी वीडियो में आपका मतलब आंसर मिल जाएगा। तो चलते हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। आपको देना है स्टॉकहोम सम्मेलन, इसको देखिए आप लोग। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पहला सम्मेलन था जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। यहाँ देखिए, मानव पर्यावरण संबंध पर पहला सम्मेलन 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इसी को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से समझते हैं, सभी को आप लोगों को पता होगा कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1972 में, ठीक है, पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। यह कहाँ पर हुआ था? तो यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, यह 5 जून 1972 में हुआ था। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन विश्व का पहला, ठीक है, या दुनिया का पहला पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सम्मेलन था। यह 1972 में अपनाया गया था। तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट आपका है रियो सम्मेलन। तो इसको देखो आप लोग, रियो सम्मेलन 1992 में अपनाया गया था। रियो सम्मेलन को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता होगा पहले से भी, या नहीं पता तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं रियो सम्मेलन के बारे में। रियो सम्मेलन 1992 को ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में शुरू किया गया था। इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर फिर से। देखो, जो रियो सम्मेलन है ये 1992 में अपनाया गया था। यह कहाँ पर हुआ था? तो ब्राजील की रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। ठीक है, और इसी को, जो रियो सम्मेलन है, इसी को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCED के नाम से भी जाना जाता है। जो भी आपको यहाँ पर PDF दिख रहा है, ठीक है, इसका आपको ऐप में मिल जाएगा, आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर UNCED का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो रियो सम्मेलन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। रियो सम्मेलन क्या था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अपनाया गया था। यह भी पर्यावरण से संबंधित था। इसमें भी पर्यावरण से संबंधित चर्चा किया गया था। ठीक है, इसको भी समझ गए होंगे और इसको भी आप लोग आसानी से लिख सकोगे। देखिए यहाँ पर जो रियो सम्मेलन हुआ था जून 1992 में हुआ था, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर दिया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 11 दिसंबर 1997 को जापान में किया गया था। इसमें ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाले गैसों को कम करने तथा कार्बन क्रेडिट अवधारणा पर चर्चा किया गया था। तो देखो, इसको मैं अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जो क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है, यह जो सम्मेलन था 11 दिसंबर 1997 को जापान में आयोजित किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? तो जो भी ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, इसमें जो भी योगदान देता गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, इन सभी गैसों की मात्रा को कम करना था। ठीक है, इसी पर चर्चा किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कार्बन क्रेडिट करने का मतलब क्या है? कार्बन बचाने वाले देशों को कार्बन बेचने की छूट है। यहाँ पर मैं फिर से आपको ट्राई करता हूँ बताने का। देखिए, जो भी देश कार्बन का उत्पादन नहीं कर रहा है, यानी कि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिससे कार्बन का उत्पादन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है। तो यदि हम उन सभी चीज़ों का उत्पादन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा? हम कार्बन को बचा रहे हैं। ठीक है, कार्बन को हम लोग मतलब फैला नहीं रहे हैं। तो वे लोग कार्बन को बेच भी सकते हैं, यानी कि बाद में यदि वे कार्बन से संबंधित कोई मतलब उत्पाद बनाते हैं तो उनको छूट है। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है COP21 पेरिस सम्मेलन। तो इसको हम लोग समझते हैं। COP21 पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था। आप सभी को पता होगा कि जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस है, तो यहीं पर पेरिस सम्मेलन हुआ था। ठीक है, COP21 पेरिस सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस पर। तो इसको हम लोग देखते हैं। इस सम्मेलन में यह लक्ष्य रखा गया था कि औद्योगिक क्रांति के पहले, यानी 18वीं सदी के पहले तापमान में जो भी वृद्धि हुआ है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस से
ज़्यादा तापमान बढ़ने नहीं देना है। तो देखो जो भी था ना, औद्योगिक क्रांति के टाइम में बहुत सारे कार्बन की मात्रा उत्पादित हुआ था, तो इससे बहुत मतलब तापमान बढ़ गया था। तो COP21 जब 2015 का सम्मेलन हुआ, तो इसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि अब जो 20वीं सदी है इसमें 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, तो सभी देशों ने माना, लेकिन जो अमेरिका था इस सम्मेलन से वह बाहर आ गया। तो जैसे ही वह इस सम्मेलन से बाहर आया, यह योजना क्या हो गया, धीरे धीरे कमजोर हो गया। इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। यानी कि COP21 पेरिस सम्मेलन पर्यावरण से ही संबंधित था, लेकिन जो ये अमेरिका था इसको नहीं माना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है COP24 सम्मेलन भी हुआ था। COP21 सम्मेलन हुआ, इसके बाद COP24 सम्मेलन भी हुआ। यह कब हुआ था, 2018 को दिसंबर में पोलैंड के कोटोबाइस में हुआ था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। COP24 सम्मेलन 2018 में दिसंबर में पोलैंड के काटोबाइस में हुआ था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखो आप लोग, 18वीं शिखर सम्मेलन भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यहाँ पर आप लोग देखिए, नई दिल्ली भारत में 9 और 10 दिसंबर 2023 को 18वीं यानी G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो यह भी जो 18वीं शिखर सम्मेलन था पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी मेरा गला बैठ गया आज, थोड़ा सा आए थे घूम के, थोड़ा सा या दौड़ने गए थे तो थोड़ा लेट हो गया। देखिए आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उपाय 3 स्तर पर किए जा सकते हैं। तो उपाय 3 स्तर पर किए जा सकते हैं, मतलब क्या, पर्यावरण संरक्षण का 3 स्तर पर उपाय किया जा सकता है। यदि जलवायु परिवर्तन आ जाएगा तो इसका उपाय 3 स्तर पर किया जा सकता है। भूमंडलीय तापमान आ गया, ग्लोबल वार्मिंग आ गया, तो इसका उपाय 3 स्तर पर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी समझ गए होंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, पहला वैश्विक स्तर पर, दूसरा देश स्तर पर और तीसरा व्यक्तिगत स्तर पर। कोई भी पर्यावरण से संबंधित जो होता है कार्यक्रम, ठीक है, इसको संरक्षण के लिए 3 स्तर पर उपाय किए जा सकते हैं। पहला क्या है, वैश्विक स्तर पर, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया। ठीक है, यह क्या कब हुआ था, 1972 में। दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, तीसरा COP21 हो गया, और चौथा हो गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। तो यह वैश्विक स्तर पर किया गया था। दूसरा देश स्तर पर किया जा सकता है, जैसे हम लोग वृक्षारोपण कर सकते हैं, जंगली क्षेत्रों का संरक्षण कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब बढ़ावा दे सकते हैं, साथ ही साथ प्रदूषण की रोकथाम करेंगे तो पर्यावरण संरक्षित रहेगा। अगला देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोग विश्व पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जल संरक्षण हो गया, वृक्षारोपण हो गया, लाइट का कम प्रयोग करेंगे, तो इससे भी पर्यावरण का संरक्षण होगा, और मतलब क्या होगा, पर्यावरण का कहीं कहीं लाभ होगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। तो जिनका भी सेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर से देख करके जाइए। तो चलते हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से किस तरह से प्रश्न आ सकता है, सतत विकास क्या है, इसकी अवधारणा एवं उद्देश्य का वर्णन करें, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। बाकी सतत विकास से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, इस वीडियो से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग समझते हैं सतत विकास क्या होता है, किसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलते देखते हैं। तो पहला हेडिंग आंसर में आपको क्या देना है, सतत विकास देना है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट देना है। तो इसको आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, 10 क्लास से सुनते आ रहे होंगे, सतत विकास क्या होता है, 12th में पढ़े होंगे, या फिर कभी ना कभी तो जरूर पढ़े होंगे। तो इसको हम लोग फिर से एक बार समझते हैं। तो सतत विकास किससे कहते हैं, विकास करने का वैसा तरीका जिसमें पर्यावरण को क्षति ना हो, और विकास करने का वर्तमान तरीका बनाए रखा जा सके, तथा जो आने वाले पीढ़ी होते हैं उसके लिए भी संसाधन रहे, इसे सतत विकास कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, इसे सतत पोषणीय विकास, धारणीय विकास या टिकाऊ विकास के नाम से भी जाना जाता है। तो यहीं पर क्वेश्चन को आपको घुमाएगा कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है, धारणीय विकास को समझाएं, या फिर टिकाऊ विकास से आप क्या समझते हैं। इसी तरह से आपका घुमा के प्रश्न पूछा जाएगा, तो यही वाला आपको लिखना है, गड़बड़ाना नहीं है। विकास करने का वैसा तरीका जिसमें जो भी पर्यावरण हो उसे नुकसान ना पहुँचे, और जो हमारी पीढ़ी होंगी उसके लिए भी संसाधन बचा रहे, इसी को ही सतत विकास कहा जाता है। तो इसको आप लोग एकदम सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और दिया हुआ है, आने वाले पीढ़ियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए सतत विकास बहुत ही आवश्यक है। यानी जो भी पीढ़ी है, यानी हम मेहनत करेंगे, ठीक है, हम मतलब बहुत ही मेहनत हम लोग कर रहे हैं अभी, तो जो हमारा आने वाला पीढ़ी रहेगा कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा। तो सतत विकास क्या करता है, मतलब मेहनत करने पर जोर देता है। ठीक है, हम अपनी पीढ़ियों के लिए बारे में सोचते हैं, ठीक है, उनके लिए संसाधन बचा कर रखते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्वे के प्रधानमंत्री गुरु हरलेम ब्रेनलैंड द्वारा हमारा साझा नामक भविष्य में, ठीक है, यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर नामक पत्र में 1987 में किया गया था। तो यहाँ पर 3-4 प्रश्न बनेगा, जैसे सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1987 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री जो ग्रो हरलेम ब्रेनलैंड है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा किया गया था। किस में किया गया था, तो हमारा साझा नामक जो एक भविष्य पत्र था उसी में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट दिया हुआ है, इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पॉइंट हम लोग देंगे सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेनलैंड आयोग द्वारा 1987 में दिया गया था।
इस आयोग को WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़िया से समझो, सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेनलैंड आयोग द्वारा 1987 में दिया गया था। जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, इनका नाम ग्रो हार्लेम ब्रेनलैंड था। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम ब्रेनलैंड आयोग रखा गया था। जो ब्रेनलैंड आयोग है, इसे WCED यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे है सतत विकास की मुख्यतः दो अवधारणा है। तो देखते हैं कौन कौन सी अवधारणा है। पहला हमारा है आवश्यकता की अवधारणा। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार व्यक्ति की जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखो, सतत विकास की दो अवधारणा है। पहला अवधारणा क्या कहता है? आवश्यकता की अवधारणा, यानी कि व्यक्ति की जितनी ही आवश्यकता है उतना ही वे संसाधनों का उपयोग करे, तभी आने वाली जो पीढ़ी होगा उनका जीवन स्तर अच्छी तरह से उठ पाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा है विचारों की अवधारणा। इसके अनुसार लोगों को अपने विचारों में बदलाव लाना होगा। मतलब लोगों को यह विचार रखना पड़ेगा कि जितना उसे आवश्यकता है उसी के अनुरूप वह संसाधनों का उपयोग करे। व्यक्ति को लालची या स्वार्थी जैसे विचारों को नहीं रखना है। तो बढ़िया से समझो, जो भी संसाधन उपलब्ध है, ठीक है, जो भी संसाधन है उपलब्ध है, उसमें हमें कैसा विचार रखना है? जितना हमें आवश्यकता है हमें बस उतना ही उपयोग करना है, ऐसे विचार रहना चाहिए। ठीक है, हमें लालची और ज़्यादा स्वार्थी नहीं बनना है। यानी कि व्यक्ति को केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि संपूर्ण समाज का विकास हो सके, इस प्रकार से विचार रखना होगा। ठीक है, तो सतत विकास की दो अवधारणा था, पहला आवश्यकता की अवधारणा और दूसरा विचारों की अवधारणा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग देंगे सतत विकास के स्तंभ या उद्देश्य। तो जो सतत विकास के स्तंभ है यही सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास के मुख्यतः तीन उद्देश्य हैं, तीनों को हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला हमारा है आर्थिक विकास। ऐसा विकास जिससे कोई भूखा ना रहे, गरीबी दूर रहे या आर्थिक विकास में आता है। तो सतत विकास के पहले स्तंभ यानी आर्थिक विकास में कहा गया है कि हमें इस प्रकार से विकास करना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और जो भी व्यक्ति के पास गरीबी है वह दूर हो जाए। ठीक है, यह सतत विकास का पहला स्तंभ था या पहला उद्देश्य था। सतत विकास का दूसरा स्तंभ हमारा है पर्यावरण विकास। इसमें पर्यावरण को सेफ रखना है, हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो देखो, सतत विकास का दूसरा स्तंभ क्या कहता है? जो भी हमारे आसपास पर्यावरण मौजूद है उसको हमको सेफ रखना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। यदि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो पर्यावरण भी हमें कभी ना कभी नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, हमें पर्यावरण का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना होगा, ज़्यादा दोहन नहीं करना है। तीसरा हमारा है सामाजिक समानता। इसके द्वारा लोगों में भेदभाव या छुआछूत जैसी भावना को खत्म करना है। हमें सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलना है। तो सामाजिक समानता का मतलब है समाज के सभी लोगों को समानता मिलनी चाहिए। हमें किसी भी एक वर्ग को ज़्यादा सम्मान नहीं देना चाहिए और ना ही किसी को कम देना चाहिए, बल्कि समाज में जितने भी वर्ग मौजूद हैं सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। लोगों को समाज में जो भी भेदभाव या छुआछूत जैसी भावनाएं हैं उसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह सतत विकास के तीन स्तंभ या तीन उद्देश्य थे, इसको समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे इसी में दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए एक बार और। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को विकास की नीतियों को अपनाने से पहले इन तीनों स्तंभों को ध्यान में रखना होगा। तो तीन स्तंभ कौन कौन था? पहला आर्थिक विकास, दूसरा पर्यावरण विकास और तीसरा सामाजिक समानता। तो विश्व के कोई भी देश या राष्ट्र यदि विकास करता है, विकास की नीतियां अपनाता है, तो उसे तीनों स्तंभों को, ठीक है, पहला आर्थिक विकास, दूसरा पर्यावरण विकास और तीसरा सामाजिक समानता को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न हमारा है मानव पर्यावरण संबंध पर विचार करते हुए स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो देखो, जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। मतलब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम था, यहीं पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था, जो पूर्णतः सतत विकास पर आधारित था। जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था यह 5 जून 1972 को हुआ था। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यदि आपके एग्जाम में आए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और स्टॉकहोम सम्मेलन यहाँ पर कब मनाया जाता है, तो यह कब शुरू किया गया था, तो 5 जून 1972 को, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे सतत विकास का लक्ष्य। इसको देखते हैं। ब्रेनलैंड आयोग द्वारा 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसमें एजेंडा 21 के तहत लगभग 193 सदस्य देशों ने भाग लिया। सतत विकास की लक्ष्य को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 को स्वीकार किया था। इसको बढ़िया से समझो। जो ब्रेनलैंड आयोग था, ठीक है, उन्होंने 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में
मतलब एक रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट क्या था? तो रिपोर्ट था हमारा साझा भविष्य, यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट तैयार किया करता है, जिसमें एजेंडा 21 के तहत लगभग 193 सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, आगे है सतत विकास की लक्ष्य को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 को स्वीकार किया था। ठीक है, यानी कि जो भी इसमें लक्ष्य रखा गया था उसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे 2016 में लागू किया गया और 2016 से लागू करके 2030 तक, ठीक है, 2030 तक लगभग 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अलावा एक पॉइंट आपको यहाँ ध्यान में रखना है, 1992 को ब्राजील के जो रियो डी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं अब हम लोग की सतत विकास के तहत वे कौन कौन से 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे सतत विकास के 17 लक्ष्य। तो देखो, मैं इसको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। ठीक है, तो आप इसको खुद देख लीजिएगा, मैं इसको केवल पढ़ देता हूँ, बाकी जहाँ भी आवश्यकता होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला है शून्य गरीबी, यानी कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो। सतत विकास का पहला लक्ष्य क्या था? कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो। दूसरा है शून्य भूखमरी, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, यानी कि भूखा न रहे। तीसरा हमारा है उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, यानी कि 2030 तक इसमें ऐसा लक्ष्य अपनाया गया था कि सभी देश में एक अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मौजूद हो ताकि सभी लोग एक अच्छे जिंदगी एवं खुशहाल जिंदगी जी सके। चौथा था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसके अंतर्गत 2030 तक सभी व्यक्तियों को, चाहे लड़की हो लड़का हो, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा हमारा है लैंगिक समानता। 2030 तक महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव व हिंसा को समाप्त करना था। यानी कि देखो, दुनिया का प्रत्येक देश, चाहे कोई भी देश हो, महिलाओं के साथ बहुत ही अत्याचार होता है, तो इसको 2030 तक समाप्त करने का मतलब लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, यानी कि जो भी उनके साथ भेदभाव होता है, अत्याचार होता है, उसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। छठा हमारा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सभी के लिए पेयजल उपलब्ध हो। तो देखो, आज के समय में लगभग हर जगह पानी की समस्या है, तो इसके अंतर्गत यानी कि सतत विकास के लक्ष्य के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को पेयजल एवं स्वच्छ जल मिल सके, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सातवां है सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था? सभी लोगों को सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा मिल सके, ठीक है, यानी कि ईंधन मिल सके, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आठवां हमारा उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि, सतत विकास तथा पूर्ण उत्पादक रोजगार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आठवां हमारा है उद्योग नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सातवां उद्देश्य क्या था या सातवां लक्ष्य क्या था? आर्थिक असमानता था, यानी समाज में आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि कोई वर्ग ज्यादा उच्च हो, कोई वर्ग ज्यादा नीच हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 11 नंबर का हमारा है सुरक्षित लचीले और टिकाऊ शहर एवं मानव बस्तियों का निर्माण करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 12वां लक्ष्य था अस्थायी खपत उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 13वां लक्ष्य क्या था? जो भी आज के समय में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, इन समस्याओं को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 14 है पानी में जीवन। तो यहाँ पानी में जीवन का मतलब बढ़िया से समझो, जो भी जलीय जीव है, ठीक है, जैसे हो गया समुद्री संसाधन, इसके अंतर्गत जो भी मतलब संसाधन है जो सभी के लिए उपयोगी होता है, इनको क्या करना है? इनका संरक्षण प्रदान करना और इनका सही तरह से उपयोग सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट देखते हैं, 15वां लक्ष्य हमारा था भूमि पर जीवन। तो इसको बढ़िया से समझ लो, भूमि पर जीवन का मतलब क्या है? जो भी भूमि में जीवन मौजूद है, जैसे जंगली जीवन हो गया, जंगल हो गया, भूमि संरक्षण हो गया, जैव विविधता हो गया, इस प्रकार से इनको जो भी नुकसान पहुंच रहा है, इनको संरक्षण प्रदान करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 16 हमारा है शांति और न्याय के लिए संस्थान, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज। बढ़िया से समझ लो, 16वां क्या था? शांति और न्याय के लिए संस्थान था, यानी कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां पर सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से जीवन बिता सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 17वां और अंतिम लक्ष्य हमारा है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, यानी कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी देना होगा आपको। बढ़िया से समझो, जो भी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही है या जितने भी जो विश्व के लिए लाभ हो सके, जो भी काम है उसमें सभी लोगों को अपना वैश्विक भागीदारी देना होगा। ठीक है, तो ये 17 लक्ष्य था, आप इनको देख लीजिए और नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2-4 आपको याद रहेगा तो उतने ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कभी लाऊंगा तो उसमें आपको एकदम अच्छी तरह से डिटेल तरह से आपको इन सभी को समझाऊंगा। ठीक है, तो इन सबको तैयार कर लीजिए। आज का प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, जैव विविधता उन्नयन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग इसका आंसर देखते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग जैव विविधता की परिभाषा दे लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी। जैव विविधता सामान्यतः दो शब्दों जैव प्लस विविधता से मिलकर बना है। जैव का अर्थ है जीवित जीव और विविधता का अर्थ होता है भिन्नता या अलग अलग प्रकार, अर्थात किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सजीव प्राणियों की विविधता जैव विविधता कहलाती है। तो जो जैव विविधता शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला जैव और दूसरा विविधता। तो इसका मतलब हो गया जीवों की अलग अलग विविधता, ठीक है। जैव का अर्थ हो गया सजीव जीव और विविधता का अर्थ हो गया अलग अलग प्रकार, अर्थात किसी पारिस्थितिक तंत्र में जब जीवों की अलग अलग भिन्नता पाई जाएगी, उसमें अलग अलग प्रकार होंगे, ठीक है, तो उसे ही जैव विविधता कहा जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र विशेष में कीड़े मकोड़े की विविधता, जीव जंतुओं की विविधता तथा पेड़ पौधों की विविधता इत्यादि। तो जब किसी क्षेत्र में कीड़े मकोड़े की अलग अलग विविधता पाई जाएगी, पेड़ पौधों की अलग अलग विविधता पाई जाएगी, जीव जंतुओं की अलग अलग विविधता पाई जाएगी, ठीक है, तो उसी को कुल मिलाकर उसी को ही जैव विविधता कहा जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में एक ही प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, एक ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो उसे जैव विविधता नहीं कहा जाएगा। जब उसमें बहुत सारे जीव जंतु आ जाएंगे मिल के, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आ जाएंगे, तो उसे सम्मिलित रूप में जैव विविधता कहा जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर हम लोग। आगे हम लोग यहाँ देख सकते हैं दो वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। पहले हम लोग देख सकते हैं जैव विविधता बायोडिवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू.जी. रोसेन ने 1985 में किया था, और दूसरा है ई.ओ. विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। तो आप इन दोनों पॉइंटों को लिख लीजिए, क्योंकि यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया है और जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है। तो दोनों पॉइंटों को लिख लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं सी.जे. बेरो के अनुसार। तो सी.जे. बेरो ने जैव विविधता को किस प्रकार परिभाषित किया या जैव विविधता के बारे में उनका क्या कहना था, उसे देखते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र की प्रत्येक प्रजाति में जेनेटिक विषमता के साथ साथ विभिन्न प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। तो यह सी.जे. बेरो के अनुसार था। दूसरा हम लोग देख सकते हैं यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार। तो उनके अनुसार क्या कहना है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अनुसार उनका क्या मानना है, ठीक है, जैव विविधता के बारे में, उसे देखते हैं। जैव विविधता किसी भी प्रदेश के जीन प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्रों का समग्र रूप है, यह यूएनईपी के अनुसार है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं जैव विविधता की आवश्यक शर्तें। तो जब किसी क्षेत्र में जैव विविधता पाया जाता है तो उसके लिए क्या आवश्यक शर्तें हो सकते हैं, ठीक है, तो उसे देख लीजिए आप, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है तो आपके लिए यह बहुत हेल्पफुल हो सकता है। पहला तो जैव विविधता जब होगा, ठीक है, तो उसके लिए दो आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। पहला अधिक वर्षा और दूसरा उच्च तापमान। तो जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है और उच्च तापमान रहता है वहाँ जैव विविधता एकदम जैव विविधता है जो है उसकी मात्रा अधिक होगी, जैव विविधता अच्छी खासी होगी, ठीक है, मतलब अधिक मात्रा में जैव विविधता पाया जाएगा। अन्यथा यदि अधिक वर्षा नहीं होती और उच्च तापमान कम पाया जाता है तो ऐसे स्थिति में वहाँ जैव विविधता कम पाई जाएगी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। तो जो आपको यहाँ गोला टाइप में दिख रहा है, ठीक है, वह हमारा ग्लोब है। यह हमारा ग्लोब है। तो ग्लोब के बीचों बीच जो 0 डिग्री का सीधी लाइन आपको दिख रहा है उसे विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा तथा विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र होता है वहीं सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पाया जाता है। इसे इंग्लिश में हॉटस्पॉट केंद्र कहा जाता है और हिंदी में उष्ण स्थल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ होता है, कोई आपको यदि पूछेगा कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो जो विषुवत रेखा है उसके 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे उसका जो बीच का क्षेत्र होता है वहीं सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारत में हॉटस्पॉट। तो भारत में मुख्यतः 4 हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय, तीसरा है सुंदरलैंड, चौथा है भारत वर्मा क्षेत्र, ठीक है। लेकिन मुख्यतः 2 क्षेत्रों को काफ़ी मान्यता है, मतलब यदि अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र वहाँ पाया जाता है। पहला हमारा है पूर्वी घाट, पहला हमारा है पश्चिमी घाट, पहला हमारा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पाया जाता है और दूसरा है पूर्वी हिमालय। लेकिन आप इसके अलावा सुंदरलैंड और भारत वर्मा क्षेत्र को भी याद करके रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आता है कि भारत में हॉटस्पॉट के कितने क्षेत्र हैं, तो 4 क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है अन्य अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। तो इसके अलावे इन चारों हॉटस्पॉट के क्षेत्र के अलावे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्षेत्र में भी जो है जैव विविधता वाला क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हमारे यहाँ देख सकते हैं, नोट दिया हुआ है, केरल में स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।
तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है और यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये VVI नोट है, ठीक है। उसके बाद है जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो आप इन दोनों पॉइंटों को एकदम लिख करके रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है जैव विविधता अवनयन के प्रमुख कारण। वर्तमान में जिस गति से पृथ्वी के जैव विविधता का अवनयन या कमी हो रहा है, उसके लिए निम्नलिखित प्रमुख कारण उत्तरदायी है। तो जैव विविधता अवनयन के लिए क्या क्या कारण हो सकता है, उसको क्या किस प्रकार से क्षति हो रहा है, ठीक है, उसके लिए निम्नलिखित कारण है। तो हम लोग देखते हैं, पहला कारण देखते हैं, ठीक है। प्राकृतिक कारण। जब किसी क्षेत्र विशेष में बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक घटनाएं घटती है तो वहाँ के प्राकृतिक दशाओं में बहुत परिवर्तन हो जाता है, जिससे बहुत सारे जीव खुद को उस दशा के अनुरूप नहीं ढाल पाते हैं और उनकी मृत्यु होने लगती है। अतः कभी कभी प्राकृतिक घटनाएं जैसे जैव विविधता के नष्ट होने का प्रमुख कारण बन जाती है। तो जो प्राकृतिक कारण हो गया, मान लेते हैं किसी क्षेत्र विशेष में बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो ऐसे स्थिति में जो जैव विविधता होता है उसे नुकसान पहुंच सकता है। तो यह भी हमारा एक प्रमुख कारण हो गया, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक कारण जो होता है वह जैव विविधता को काफ़ी कम नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। वनों में उपस्थित पेड़ पौधे जैव विविधता को काफ़ी हद तक बनाए रखते हैं तथा वन बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास स्थल भी होता है, परंतु मनुष्य अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कई कार्य करते हैं जिससे वनों का विनाश होने लगता है तथा जीवों का प्राकृतिक आवास स्थल उजड़ने लगता है। अतः किसी प्रजाति का नष्ट होना ही जैव विविधता के अवनयन का प्रमुख कारण है। इसे हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। तो जो आवास स्थल होता है, जो जीव जंतुओं का आवास स्थल होता है, जब उसमें मानव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके आवास स्थल को नुकसान पहुंचाने लगेगा, यानी किसी क्षेत्र में जो जंगल उपस्थित होता है या वन उपस्थित होता है, वहाँ के वनों को काटने लगेगा, तो इससे क्या होगा, उस वन में जितने भी जीव जंतु उपस्थित होंगे वह उस स्थान को छोड़कर भाग जाएगा, वहाँ का प्राकृतिक आवास का नष्ट हो जाएगा जीव जंतुओं का। तो इससे क्या होगा, जैव विविधता किसी न किसी रूप से प्रभावित होगा, वहाँ जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा। तो यह हमारा था दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। तो चलते हैं हम लोग अगली पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है हमारा है भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना ही भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इस तापमान के बढ़ने से कई जगह वर्षा की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, कहीं तापमान बढ़ जाती है तो कहीं वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है। अतः ऐसे में किसी क्षेत्र विशेष में वर्षा की मात्रा का घट जाना उस क्षेत्र की जैव विविधता को नष्ट कर देता है। यदि भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो पृथ्वी का तापमान है, ठीक है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जब पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया होगा, ठीक है। तो ऐसे में जब वर्षा की मात्रा घट जाएगा तो किसी क्षेत्र विशेष में जब जीव जंतु या जैव विविधता वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ तापमान अधिक बढ़ जाएगा, तो उस क्षेत्र की पानी जो रहेगा, उस क्षेत्र में पानी सूख जाएगा, तो इस स्थिति में वहाँ सूखा पड़ जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, बहुत सारे जीव जंतु पानी की तलाश में मर जाएंगे, ठीक है। पानी की तलाश से मर जाएंगे, मतलब बिना पानी के मर जाएंगे। तो क्या होगा, वहाँ जैव विविधता को काफ़ी ह्रास होगा, ठीक है। तो ये हमारा था तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। जब किसी क्षेत्र विशेष में कोई विदेशी प्रजाति का पौधा या जीव जंतु आ जाते हैं तो वह स्थानीय पौधे या जीवों का अत्यधिक अतिक्रमण कर खुद को प्रोत्साहित करने लगते हैं, जिससे स्थलीय पौधों या जीवों का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। अतः कई बार विदेशी प्रजातियों का आगमन भी उस क्षेत्र की जैव विविधता के लिए खतरा बन जाता है। तो जो हमारा चौथा पॉइंट, ठीक है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। मान लेते हैं यदि भारत में विदेशी प्रजाति या जीव जंतुओं की कुछ पौधों या जीव जंतुओं को लाया जाता है, ठीक है, तो जब वह अत्यधिक, तो वह जो क्या होगा, स्थानीय क्षेत्रों का जो जीव जंतु होगा उसे अत्यधिक अतिक्रमण करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, उसका ह्रास होने लगेगा। तो किसी न किसी रूप से कभी कभी विदेशी प्रजातियों का आगमन भी स्थानीय प्रजातियों का ह्रास करता है, जैव विविधता का ह्रास करता है। तो इससे जो जैव विविधता होता है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा था चौथा पॉइंट। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जनसंख्या वृद्धि। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि जैव विविधता के खतरे का मुख्य कारण बन गया है। बढ़ती जनसंख्या के कारण मनुष्य अपने भवनों के निर्माण के लिए, खेतों को बढ़ाने के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए तथा उद्योगों की स्थापना के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करने लगे, जिसके कारण जैव विविधता का अस्तित्व वर्तमान में खतरे में पड़ गया है।
तो मान लेते हैं यदि जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, इसे बढ़िया से समझते हैं। जिस प्रकार से वर्तमान में अभी जनसंख्या बढ़ रहा है बहुत तीव्र गति से, ठीक है, भारत में ही अभी 137 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो गया है, ठीक है। तो इससे में क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगा तो मनुष्य क्या होगा, वनों की तरफ भागने लगेगा, वनों को काटने लगेगा, वहाँ अपना मकान का निर्माण करने लगेगा, खेतों को बढ़ाने लगेगा, उद्योगों की स्थापना करने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में वो वन को कटाई करने लगेगा, तो जो वहाँ वन होगा वो उसे काट देगा। वनों को काटने के कारण वहाँ जो जैव विविधता वाला क्षेत्र होगा, जीव जंतु होगा, वह किसी न किसी रूप से प्रभावित होगा और उसकी संख्या कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यह था हमारा 5वां कारण। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जंगली जीव जंतुओं का अवैध शिकार। चूंकि बहुत सारे जीव जंतुओं के खालों तथा हड्डियों से दवाइयों का निर्माण किया जाता है, अतः मनुष्यों ने अपनी लालच के कारण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन जानवरों का अवैध शिकार करने लगे, जो जैव विविधता के अवनयन के प्रमुख कारणों में से एक है। तो जंगली जानवरों का शिकार, तो बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर होते हैं जिसके खालों और हड्डियों से दवाइयों का निर्माण किया जाता है। तो मनुष्य तो क्या करता है, मनुष्य अपनी लालच के कारण, पैसा कमाने के कारण उन जीवों को मारने लगता है, उन जीवों का शिकार करने लगता है, अवैध शिकार करने लगता है, ठीक है। तो इससे जैव विविधता काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है, यानी उस जीव की संख्या कम हो सकती है। जिसका अवैध शिकार होने लगता है वह उस जीव की संख्या कम हो जाएगी, तो किसी न किसी रूप से जैव विविधता का ह्रास होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा था 6ठा पॉइंट, ठीक है। तो अगले पॉइंट की ओर हम लोग यहाँ देखते हैं हम लोग निष्कर्ष। उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है कि जैव विविधता के अवनयन या ह्रास के लिए प्रमुख रूप से मानव द्वारा किए जा रहे आधुनिक क्रियाएं ही उत्तरदायी है। तो किसी न किसी रूप से जो जैव विविधता का ह्रास होता है वह उसके लिए मानव ही उत्तरदायी है। इसके लिए प्राकृतिक कारण जो होता है वह कम ही उत्तरदायी होता है, ठीक है। बाढ़ या भूकंप जो आता है वह कम ही आता है, और आता है तो केवल मानव के कारण आता है। तो किसी न किसी रूप से मानव जो है वह जैव विविधता को प्रभावित करता है, उसे ह्रास के लिए कारण बनता है, ठीक है। तो निष्कर्ष देख लिए। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। संरक्षण की प्रमुख विधियां, ठीक है, जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख विधियां। तो एग्जाम में जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, उसमें संरक्षण भी पढ़ना है, जैव विविधता का संरक्षण भी पढ़ना है। तो आप इसे भी पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न आएगा ही आएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख 2 विधियां हैं। पहला स्थानिक संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन, और दूसरा बाय स्थानिक संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो हम लोग पहला देखते हैं स्वस्थानिक संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन। इस संरक्षण के अंतर्गत पादप व जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक स्थल में किया जाता है, जैसे जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य इत्यादि। तो जो स्वस्थानिक संरक्षण होता है, मान लेते कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा खत्म होने लगा, ठीक है, उनकी संख्या कम होने लगी, तो ऐसे में क्या होगा, जो जो वह पेड़ पौधा या जीव जंतु है उसको अपने ही स्थान में, उसके ही स्थान में उसे सुरक्षित रखा जाएगा। तो इसे इन सिटू कंजर्वेशन या स्वस्थानिक संरक्षण कहा जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें क्या होता है, उसको जीवों का जो होता है ना उसके प्राकृतिक स्थल में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमारा है बाय स्थानिक संरक्षण। इस संरक्षण के अंतर्गत पादप व जंतुओं का संरक्षण उनके अपने प्राकृतिक स्थल में ना करके किसी अन्य रूप से निर्मित कृत्रिम आवास में किया जाता है, जैसे वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर तथा जीन बैंक इत्यादि। बाह्य स्थानिक संरक्षण में क्या होता है, जब कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु नष्ट होने लगता है, यानी उनकी संख्या कम होने लगती है, तो उसको क्या किया जाता है, उस पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को किसी दूसरे स्थान में मानव द्वारा निर्मित स्थानों में लाकर उसका संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसे एक्स सिटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थानिक संरक्षण कहा जाता है। इसका उदाहरण है वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर तथा जीन बैंक इत्यादि। चिड़ियाघर में क्या होता है, जब कोई जीव जंतु खतरे के निशान में आ जाता है, ठीक है, मतलब खतरा बन जाता है, दुनिया से विलुप्त हो सकता है, उन प्रजातियों को चिड़ियाघर में लाया जाता है और उसे सुरक्षित रखा जाता है ताकि उनकी प्रजातियां जो है वह बची रह सके, ठीक है, और भविष्य में आने वाली कल उन प्रजातियों को देख सके, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमारा है जैव विविधता का महत्व। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है कि जैव विविधता का महत्व बताएं। क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जैव विविधता का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप से पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो, औषधियाँ या दवाइयाँ हो, या अन्य उपयोग की वस्तुएं हो। ये सभी वस्तुएं पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, अतः जैव विविधता मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मानव खाता है, पीता है, वस्त्र है, दवाइयाँ हैं, वे सभी चीज़ें किसी न किसी रूप से पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से में ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो किसी न किसी रूप से जैव विविधता जो है वह मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बिना मानव जीवन संभव ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यह हमारा हुआ जैव विविधता का महत्व है।
तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पर्यावरण असंतुलन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। यानी पर्यावरण असंतुलन क्या होता है, इसके कौन कौन से कारण होते हैं, पर्यावरण असंतुलन को कैसे ठीक किया जा सकता है, और जो पर्यावरण संतुलन होता है इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है या क्यों आवश्यक है, इन सभी पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको जो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इनको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, एकदम सिंपल शब्दों में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पहला हेडिंग लिखना है पर्यावरण असंतुलन का अर्थ। यानी पर्यावरण असंतुलन होता क्या है, इनको आप लोग समझ लीजिए। तो प्रकृति के विभिन्न घटक जैसे वायु, जल, भूमि, वन, जैव विविधता आदि का बिगड़ जाना पर्यावरण असंतुलन कहलाता है। फिर से हम लोग समझते हैं यहाँ पर। देखो, पर्यावरण में जो भी घटक होते हैं, जैसे हमारे जो चारों ओर वायु पाया जाता है, जल होता है, भूमि होता है, वन हो गया, विभिन्न प्रकार जीव जंतुओं की प्रजातियाँ हो गया, तो जब इनकी संख्या बहुत घट जाती है या इन्हें नुकसान पहुंचता है, इनकी शुद्धता क्षति हो जाती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, पर्यावरण असंतुलन कहा जाता है। यानी जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है वायु, जल, भूमि, वन, जैव विविधता, इनका असंतुलन हो जाना ही पर्यावरण असंतुलन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे लिखा हुआ है, जब मानव गतिविधियां प्रकृति के संतुलन को नुकसान पहुंचाती है तब पर्यावरण समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़ आदि उत्पन्न होती है। यह असंतुलन मानव स्वास्थ्य, कृषि, वन्य जीवन और पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर प्रभाव डालता है। यहाँ फिर से समझिएगा, जब पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा तो क्या होगा, कहीं पर ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटी जाएगी, मतलब कहीं ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगा। ठीक है, सूखा हो जाएगा, बाढ़ कहीं अधिक आ गया, कहीं वर्षा हो रही, कहीं वर्षा नहीं हो रही, तो पर्यावरण असंतुलन के कारण इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा मनुष्य को। ठीक है, और आगे देखिए, यह असंतुलन मानव स्वास्थ्य, कृषि, वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र सभी पर प्रभाव डालेगा। तो पर्यावरण का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, पर्यावरण लगभग असंतुलित होते जा रहा है, क्योंकि मानव अपने लाभ के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण की काफ़ी क्षति कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख कारण। संरक्षण नहीं होगा यहाँ पर, पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण। ठीक है, असंतुलन, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा असंतुलन। पर्यावरण असंतुलन का कौन कौन सा कारण है उसको लिखना है, संरक्षण का नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए आगे, वनों की अंधाधुंध कटाई। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है वनों की अंधाधुंध कटाई, यानी कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, वनों की कटाई से न केवल ऑक्सीजन की मात्रा घटती है बल्कि वर्षा चक्र और जैव विविधता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो वनों की कटाई है, ठीक है, 2-4 पेड़ काट दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पेड़ों की संख्या ज़्यादा मात्रा में काट दिया जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की जो भी मात्रा होगी वहाँ पर कम होने लगेगी, और जो भी वहाँ पर जैव विविधता है उन सभी को नुकसान पहुँचता है। ठीक है, वर्षा चक्र प्रभावित होता है, तो वनों की कटाई के कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाती है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला है औद्योगिकरण और शहरीकरण। कारखानों, भवनों, सड़कों के निर्माण में प्राकृतिक पर्यावरण नष्ट होता है और भारी मात्रा में प्रदूषण फैलता है। तो जो उद्योग लगता है, उद्योग से बहुत सारे कचरे निकलते हैं, वायु प्रदूषण होता है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण तो दूषित हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। तो इससे क्या होता है, पर्यावरण असंतुलित हो जाती है। जहां शुद्ध हवा थी, उद्योगों के आ जाने के कारण वहां अशुद्ध हवा हो गई। इस तरह से समझिए आप लोग। नेक्स्ट है प्रदूषण। वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण के कारण न केवल पर्यावरण बल्कि जीवों की जीवन प्रणाली भी प्रभावित होती है। तो प्रदूषण जो होता है, प्रदूषण बहुत प्रकार के हो गए, जैसे वायु प्रदूषण हो गया जो उद्योगों के कारण निकलता है, जल प्रदूषण नदी नाला वाला जो कचरा हो गया नदी में मिल गया, ध्वनि प्रदूषण डीजे बजाने से हो गया। तो इन सभी के कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है, पर्यावरण को असंतुलन या मतलब क्षति होता है। ठीक है, तो इससे ना केवल पर्यावरण बल्कि हम लोग भी पर्यावरण के अंग है, तो हम लोग को भी नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ से पार हो चुकी है। आप लोगों को पता होगा दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या भारत का हो चुका है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार यह दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और एग्जाम में आता है तो जनसंख्या के आधार पर जो भारत होता है दूसरे स्थान पर ही आपको टिक लगाना है। यहाँ पर आप लोग देखिए वह दूसरा टॉपिक है। तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, पर्यावरण असंतुलित हो रही है। बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डालती है, जिससे उनका अत्यधिक दोहन होता है और पर्यावरण संकट मतलब गहरा होते जाता है। बढ़िया से समझिएगा, जनसंख्या अधिक रहेगा तो संसाधन की अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भूखा तो नहीं रह सकता है, उन्हें अपना पेट भरने के लिए, काम करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो जितना संसाधन होगा, ठीक है,
जितना संसाधन होगा, जितना जनसंख्या होगा उतना संसाधनों की क्षति होगा, और संसाधनों की क्षति होगा मतलब पर्यावरण की क्षति होगा। तो जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। अगला देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, खनिज, पानी, पेट्रोलियम आदि का असंतुलन दोहन संसाधनों के क्षरण का कारण बनता है। देखते हैं हम लोग, जो खनिज हो गया, पानी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें प्राकृतिक संसाधनों का मतलब अधिक दोहन कर रहे हैं। तो अधिक दोहन करेंगे प्राकृतिक चीज़ें तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगी। छठा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग। अभी खेती बाड़ी का समय चल रहा है, तो लगभग हम लोग प्रत्येक खेतों में क्या कर रहे हैं, खाद का उपयोग कर रहे हैं, उर्वरक, रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं, और भी बहुत सारे जो होते हैं रासायनिक चीज़ों का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कृषि में इनका अत्यधिक प्रभाव जो होता है, प्रयोग किया जाता है, और मिट्टी की जो उर्वरकता होती है घट जाती है, इससे जल प्रदूषण होती है। तो जल प्रदूषण होगा तो क्या होगा, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगी। नेक्स्ट है प्लास्टिक कचरे का फैलाव। तो लगभग प्रत्येक चीज़ आज प्लास्टिक का आने लगा है, तो प्लास्टिक जहाँ तहाँ हम लोग खा करके फेंक देते हैं, जबकि हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो प्लास्टिक होता है, ठीक है, एक जगह उनको इकट्ठा रखना चाहिए, और कभी कभार क्या होता है, प्लास्टिक वाला भी बेचने वाला आता है, तो उनको दे देना चाहिए, या फिर उनको मतलब एक तरह से जमा करके रखना चाहिए, ताकि इधर उधर ना हो, उनका पुनः उपयोग किया जा सके। अगला देखिए आप लोग, निष्कर्ष देना है, यह पर्यावरण असंतुलन का कारण था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग निष्कर्ष में आपको लिखना है, पर्यावरण असंतुलन एक वैश्विक चुनौती है। इसके समाधान के लिए सतत विकास, पर्यावरणीय शिक्षा, संसाधनों का संरक्षण और जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। तो पर्यावरण असंतुलन क्या है, एक वैश्विक चुनौती है, ना केवल हम लोगों के लिए बल्कि दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी जगह हैं, सभी के लिए पर्यावरण संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। यानी कि पर्यावरण असंतुलन लगभग हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग निष्कर्ष में लिख सकते हो, जो पर्यावरण असंतुलन होता है, इससे सतत विकास, पर्यावरण शिक्षा, संसाधनों का संरक्षण और जन भागीदारी आवश्यक है, तभी पर्यावरण असंतुलन को कम किया जा सकता है। तो यह निष्कर्ष था, ठीक है, पर्यावरण असंतुलन का। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, तो पहला है मानव जीवन की रक्षा के लिए, मानव को आगे मतलब देखो, हम लोग पर्यावरण के ज़्यादा नुकसान करेंगे तो ज़्यादा दिन हम लोग नहीं रह सकते हैं। कोरोना आया था तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की क्षति हुआ था, इसी कारण से कोरोना उत्पन्न हो गया था, पर्यावरण का मतलब उल्लंघन हो गया। तो मानव जीवन की यदि रक्षा करना है तो पर्यावरण के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अगला है भविष्य की पीढ़ियों के बेहतर जीवन के लिए, आगे जो हमारे भविष्य की पीढ़ी आएंगे उनकी बेहतर जीवन के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। अगला है जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लगातार गर्मी बढ़ रहा है, कहीं अत्यधिक वर्षा हो रहा है, पानी पड़ता है तो पानी पड़ती रहता है, ठंडा बढ़ता है तो ठंडा बढ़ती रहता है, तो ये जलवायु परिवर्तन है। तो इनसे निपटने के लिए हमें पर्यावरण संतुलन बहुत ही आवश्यक है। चौथा है जैव विविधता बनाए रखने के लिए, हर जगह जीव जंतु पाए जाए, ठीक है, मतलब जहाँ भी जो जीव जंतु होते हैं वे सुरक्षित रहें। तो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए क्या है, पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट है स्वस्थ जीवन व स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जीवन हमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्वस्थ जीवन और स्वच्छ वातावरण। स्वच्छ जीवन लगभग प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है और स्वच्छ वातावरण में रहना चाहता है। तो यदि हम लोग को इस तरह रहना है तो पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह था क्या, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इन्हीं के लिए आवश्यक है, ठीक है। इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट देखिए आप लोग, पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख उपाय। पर्यावरण संरक्षण तो आवश्यक है, लेकिन उपाय क्या करना पड़ेगा। तो पहला आपको लिखना है वृक्षारोपण, पेड़ों को लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। पेड़ लगाइएगा तो क्या होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, वनों की कटाई। देखो जो पहले से पेड़ लगा हुआ है उसको यदि हम लोग नहीं काटेंगे तो वृक्षारोपण करने की भी हम लोगों को आवश्यकता नहीं होगी। तो ज़्यादा जोर हम लोग को देना है कि जो वन है उसको बचाए रखा जा सके, ठीक है। अगला है जल संरक्षण करना, जितनी आवश्यकता है पानी की उतने ही में पानी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जल का जो संरक्षण हो सके, ठीक है। ये अभी वर्षा का दिन चल रहा है तो डैम तालाब जो होता है वहाँ पर पानी को संग्रह करना चाहिए, ताकि सही टाइम में क्या हो सके उसका यूज किया जाना चाहिए, ना कि उसको बेकार बह देना चाहिए। अगला है प्रदूषण को कम करना, तो जो भी प्रदूषण होता है उसको कम करने का ट्राई करना चाहिए, जैसे CFC जो गैस होता है इससे उत्पादित होने वाली चीज़ों को बंद करना चाहिए। और भी उद्योग होते हैं जिससे कचरा बहुत फैलता है, वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है पुनःचक्रण करना, जो भी हम लोग कूड़े करकट प्लास्टिक इधर उधर फेंक देते हैं उसको क्या करना है, पुनः उपयोग करने का प्रयास करना हमें। अगला है जन जागरूकता अभियान, पर्यावरण संरक्षण तभी हो सकेगा जब पर्यावरण के प्रति हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों को अभियान चलाना पड़ेगा कि पर्यावरण को हम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना है, यदि नुकसान पहुँचाते हैं तो हम लोग क्या होगा, भविष्य खराब हो जाएगा, ठीक है, यानी मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। अगला देखिए आप लोग 6 नंबर में है कचरा प्रबंधन।
तो कचरा प्रबंधन मतलब जो यहाँ वहाँ हम लोग कचरा फेंक देते हैं उसका सही जगह से निपटान करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए। अगला है वन्य जीवों की रक्षा, जो वन्य जीव होते हैं उनकी हमें रक्षा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जानवरों का शिकार हमें रोकना है, तभी पर्यावरण संतुलित रह पाएगा, वरना नहीं रहेगा। अगला है पर्यावरणीय कानून को मानना, पर्यावरण से संबंधित जो भी कानून है, जैसे जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं उनको संरक्षण देना है, उनका शिकार नहीं करना है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको सुरक्षित रखना है, ठीक है। तो ये सभी पर्यावरणीय कानून होते हैं, इनका उल्लंघन हमें नहीं करना है, इनको मानना है और इन्हीं के द्वारा हम पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, कर सकते हैं। हमारा है भारत के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन की क्षेत्रीय प्रवृत्ति पर चर्चा करें। मोस्ट विवे क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर डायग्राम देखिए और इसके माध्यम से समझिए भारत में किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और जलवायु परिवर्तन का क्षेत्रीय प्रवृत्ति क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है भारत में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय रुझान। क्या रुझान है? पहला हमारा है तापमान वृद्धि। जलवायु परिवर्तन होगा तो तापमान वृद्धि होगा, टेम्परेचर राइज होगा। देखिए यहाँ पर पूरे देश में औसत तापमान में थोड़ा थोड़ा वृद्धि हो रहा है, लेकिन जो हिमालय क्षेत्र है और जो पश्चिमी भारत हो गया, हिमालय क्षेत्र ये वाला और पश्चिमी भारत यानी राजस्थान वाला क्षेत्र, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा का पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न, मतलब जो मानसून होता है, जो वर्षा होता है, कहीं पर अधिक होता है, कहीं पर कम होता है। आप लोग जानते होंगे जो राजस्थान वाला इलाका होता है यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, जबकि जो मध्य भारत हो गया, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हरियाणा, इन इलाकों में अच्छी खासी वर्षा होती है, ठीक है। तो वर्षा का पैटर्न में बदलाव आया है, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है तो कहीं कम वर्षा होती है। इस तरह से इस सभी क्या किसके कारण हो रहे हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे हैं। आगे आप लोग देखिए, अगला यहाँ पर दिया हुआ है चरम मौसम की घटनाएं। चरम मौसम घटनाएं कहने का मतलब है कहीं पर चक्रवात आते हैं, कहीं पर बाढ़ आते हैं, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी घटनाएं घटती है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, चरम मौसम की घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जिससे जो पूर्वी तट होता है, पूर्वी तट में अधिकतर चक्रवात आते हैं। क्या आते हैं? चक्रवात आते हैं पूर्वी तट में। बाढ़ कहाँ पर आता है? बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, भारत में बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। उत्तर भारत में कहाँ पर आता है? बाढ़ में आ गया, पंजाब में भी हाल फिलहाल आया था, उत्तराखंड में भी आया था, ठीक है। सूखा कहाँ पड़ता है? सूखा मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ और जो राजस्थान है यहाँ पर इलाका में मुख्य रूप से क्या होता है? सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सभी बदलाव आए हैं, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, कर लीजिएगा जितना भी बता रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का वर्णन करें। यहाँ पर आप लोग समझो, पारिस्थितिक तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं और जलवायु परिवर्तन को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के कारण इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको बताना है। तो चलते हम लोग देखते हैं, एकदम सिंपल शब्दों में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले जो पारिस्थितिक तंत्र होता है 2-3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र, इक्वेटिक इकोसिस्टम। दूसरा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम्स। और एक और है आपका पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र, माउंटेन इकोसिस्टम्स। तो इन सभी पर प्रभाव पड़ता है। तो देखते जाइए आप लोग। देखते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है समुद्र का तापमान बढ़ना। मतलब जब जलवायु परिवर्तन होगा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, इससे जो समुद्र का पानी होगा वह गर्म हो जाएगा। इसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, जैसे एक प्रवाल भित्ति रहता है, इसको प्रवाल विरंजन भी कहते हैं। मछलियां होता है, ये सभी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। गर्म पानी में कोई रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसको समझ गए, समुद्र का तापमान बढ़ेगा तो प्रवाल जो भित्ति है, ठीक है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ये समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के कारण जो समुद्र का जल स्तर है वह बढ़ जाएगा। तो आसपास के बगल में जो भी मैंग्रोव वन है, ठीक है, जो दलदली भागों में रहते हैं, वे क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग सुंदरवन ले सकते हैं। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ पर मैंग्रोव वन पाया जाता है, मतलब दलदली भागों में भी पेड़ पौधे होते हैं। तो जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा ना तो ये सभी डूब जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दूसरा आप लोग यहाँ पर देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। किन किन पर पड़ता है उनको देखते हैं। पहला हमारा है वन। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने के कारण वनों में आग लग जाएगी। इससे क्या होगा? वहां में जो भी रहेंगे पेड़ पौधे सभी क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। अगला यहाँ पर दिया हुआ कृषि। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल चक्र प्रभावित होगा, मतलब जिस मौसम में हम लोग जिस फसल को उपजाते हैं वह उपजा नहीं पाएंगे। मतलब जैसे धान की खेती ठंड में होने लगेगी, मतलब अनठेकान नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्लाइमेट चेंज के कारण पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। इसमें हमारा है ग्लेशियरों का पिघलना। जैसे जो पर्वत वाले इलाके होते हैं, बड़े बड़े हिमखंड होते हैं, विशाल विशाल बर्फ वाले टुकड़े होते हैं। तो जब भी जलवायु परिवर्तन होगा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और वे सभी क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे, बर्फ पिघल जाएंगे। बहाते हुए आसपास जो भी आएगा सबको बहा कर ले जाएगा। समुद्र का जलस्तर भी बढ़ेगा, मतलब एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम लोग सभी डूब जाएंगे, ठीक है।
तो इस तरह से आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे जलवायु परिवर्तन होगा तो पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ मानव पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वह नहीं पूछा गया है। तो इसको समझ गए होंगे।